नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कोविड-19 एक ऐसा शब्द जो हम सब के लिए एक आम शब्द बन चुका है, क्योंकि ये महामारी एक ऐसी महामारी है जिससे जूझने के लिए दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर्स और विशेषज्ञ लगे हुए हैं कि कोई कारगर इलाज, कोई वैक्सीन इसकी ढूंढी जा सके। और ऐसे में जबकि एलोपैथी के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां भी इस दिशा में कोई कारगर इलाज दे सकती है, उपचार दे सकती हैं। हालांकि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए इनका लगातार प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में हमारे देश में इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कुछ एहतियाती उपाय हमें आम जन को भी बरतने चाहिए ताकि इससे बचाव के लिए जो प्रयोग किए जा रहे हैं उनको हम सही दिशा में अपना सकें। ऐसे तमाम सवाल हमारे सामने हैं जिनके जवाब के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आयुष सचिव वैद्य राजेश कुटेचा जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जब हम ये जानते हैं कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और ऐसी तमाम जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं वो सदियों से हमें कारगर उपचार तमाम बीमारियों के खिलाफ देती रही हैं। अभी हाल ही में एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया जिसमें ये कहा गया है कि लगभग 3500 से ज़्यादा फॉर्मुलेशंस या दवाएं, इनका दावा किया गया है कि ये कोविड-19 के खिलाफ कारगर हो सकती हैं। ऐसे में आयुष मंत्रालय कोविड-19 के खिलाफ दवाइयों को इन पद्धतियों के जरिए ढूंढने में क्या कुछ कोशिशें कर रहा है? जैसे ये बहुत अच्छा सवाल है, प्रारंभ वहीं से आपने किया है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम कोविड-19 के संदर्भ में दवाइयों की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही इंप्रेशन होते है, इसका मतलब हम कोविड-19 का इलाज खोज रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ खोजे जो वायरस को मार दे। उसको मैं बताना चाहता हूँ कि हमें अपना दायरा थोड़ा बढ़ाना होगा। मैं खास करके चूँकि ये जो अपना कार्यक्रम है सब लोग देखेंगे, जिसमें चिकित्सक लोग भी नहीं हैं, जो सामान्य जनता है, उनको ये जानकारी होना आवश्यक है कि इलाज खोजने का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा इस बीमारी का पक्का इलाज खोज रहे हैं। इस बीमारी के सामने डील करने के बहुत सारे तरीके हैं कि जैसे एक तरीका ये है कि इनको जो लक्षण होते हैं उस लक्षणों में क्या हम कुछ इनको हेल्प कर सकते हैं, उनको गंभीर स्थिति में जाने से बचा सकते हैं क्या, या वो यदि ऐसे एरिया में है जहाँ बहुत सारा इन्फेक्शन है वो अपने आप को बचाए रख सकते हैं क्या। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं। उन सब संभावनाओं पर ये जो विधाएं हैं, अपनी जो खुद की चिकित्सा विधाएं हैं, जिसमें आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, इवन सोवारिकपा है जो आमची चिकित्सा कहते हैं, ये सब करीब करीब एक ही तरीके से उनका सोच है कि कैसे हम लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करें। और ये विधाएं स्वास्थ्य की विधाएं हैं। स्वास्थ्य की विधाएं और चिकित्सा की विधाओं में एक फ़र्क है। स्वास्थ्य की विधाएं मतलब जो लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी रखती है और उसके बारे में प्रयत्न करती है। और चिकित्सा की विधाएं मतलब कोई बीमार पड़े तब उसके इलाज की बात होती है। हम इनको चिकित्सा पद्धति के तौर पर मानते हैं। स्वास्थ्य की विधाएं हैं जिसमें चिकित्सा भी सम्मिलित है। आप इसको इस तरीके से लीजिए कि पब्लिक हेल्थ इज़ ए बिगर डोमेन देन ट्रीटमेंट्स और मेडिकल साइंस। तो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे मन में एक इम्प्रेशन बन गई है कि स्वास्थ्य का मतलब चिकित्सा, और स्वास्थ्य का मतलब कोई गोली ले लेना, कोई ट्रीटमेंट करना, यही स्वास्थ्य है। ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब यह क्या है कि हमारे पास जो विजडम है, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, उसको एक्सप्लोर करना और स्वस्थ रहने के 10 तरीके ईजाद करना, उसके ऊपर काम करना, ये बड़ा डोमेन है और उसमें कम खर्च में हम बहुत सारा सोल्यूशन दे सकते हैं। उस दिशा में हम लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं और ये ज्ञान हमारा पैदा किया हुआ नहीं है, एक्सपीरियंशियल है। ये हज़ारों सालों से जो हमारे पास जो विजडम है, जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस अभी भी इसलिए है, ये अभी भी की जाती है इसलिए है कि वो इसके पीछे विज्ञान है। ये सिर्फ परंपरागत नहीं है, इसके पीछे साइंस है एंड देयर आर सो मेनी एविडेंसेस अबाउट दैट। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको फिर से कह रहा हूँ कि ये अभी तक इसलिए जिंदा है, अभी तक इसलिए इसकी चिकित्सा इसका प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे विज्ञान है, और विज्ञान होने के कारण इसको लाभ होता है लोगों को, तभी लोग इसको स्वीकार करते हैं। यदि लाभ नहीं होता है तो लोग क्यों स्वीकार करते हैं? लेकिन इस वक्त हम जानते हैं कि कोविड-19 के जो पहले और दूसरे स्टेज के संक्रमित लोग हैं उन पर इन पद्धतियों के जरिए परीक्षण किया जा रहा है। बहुत सारा काम हुआ है। हाँ, कैसे ये काम आगे बढ़ रहा है और इसके परिणाम कब तक आ सकते हैं? जब कोविड-19 का ये प्रकोप शुरू हुआ तो तब से ही हमारे पास मंत्रालय में, हमारे माननीय मंत्री जी के पास, मेरे पास, या हमारे अलग अलग चैनल में, सोशल मीडिया के माध्यम से वी वर गेटिंग लॉट ऑफ सजेशंस। इट इज़ बेस्ड ऑन द पीपल हु वर सेंडिंग दो सजेशंस इज़ देयर फेथ, उनका विश्वास कि नहीं ये तो काम करेगा ही।
ऐसा करके हमारे पास ऐसे भी आए कि कोई किसी ने कहा कि हमें मेरे पास उसका मंत्र का इलाज है, मुझे वहाँ छोड़ दीजिए वार्ड में, मैं सबको मंत्र से ठीक कर दूंगा, ऐसे भी हमारे पास सजेशन आए। तो हम लोकतांत्रिक देश है और हमें ये जो विजडम है उस विजडम को ठीक प्रकार से चैनलाइज करना चाहिए। मतलब सब लोग जो सजेस्ट करते उसमें हो सकता है कोई बहुत अच्छी चीज़ भी हो, मतलब इसको एकदम से खारिज नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमारी वेबसाइट पर एक क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म बनाया। इस क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म पर हमने ओपनिंग किया कि हूएवर वांट्स टू सजेस्ट समथिंग दे कैन पुट देयर सजेशंस। तो हमें 3600 सजेशंस मिले 3 सप्ताह में, और 3600 में कुछ ऐसे थे कैजुअल, कुछ ऐसे थे जो चिकित्सक लोगों के अपने अनुभव के आधार पर थे, कुछ ऐसे शोध के प्रस्ताव भी थे साइंस के बेसिस पर कि वो सजेस्ट कर दे कि इसके ऊपर कुछ रिसर्च करने चाहिए। तो उसको हमने चैनलाइज करने के बहुत सारे मेथोडोलॉजी निकाली है, मैं आपको बताऊंगा अभी। और उसके कारण क्या हुआ है कि अभी इस समय हम ऐसी जगह पर खड़े हैं कि जहां हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाए। मैं इसका बैकग्राउंड भी दे दूं कि कोविड-19 ये अननोन एंटिटी है सबके लिए, अभी रोज़ उसके बारे में नई जानकारी आती है। पहले माना जाता था कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ये फ्लू है, एक प्रकार का फुलाई इलनेस है, वो अपने फेफड़ों पर आक्रमण करती है। लेकिन अभी नहीं, अभी सबको ध्यान में आया कि ये शरीर के सभी अंगों को अफेक्ट करते हैं और हाइपोक्सिया क्रिएट करते हैं, अपने सेल्स को ऑक्सीजन की कमी लाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पैथोजेनेसिस। इसलिए लक्षण भी बढ़ाए जा रहे हैं या जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जनरल इम्यूनिटी, उनको इसका एसिम्प्टोमेटिक भी आता है, मतलब पॉजिटिव है लेकिन उनको लक्षण नहीं दिखते। इसके पीछे मूल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इम्यूनिटी 2 तरीके की होती है। आपने इम्यूनिटी की बात करी, इम्यूनिटी 2 तरीके की होती है। एक तो ये होती है कि जनरल इम्यूनिटी, हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहे, इसके लिए बहुत सारे उपक्रम हैं, निद्रा बराबर लें, भोजन पौष्टिक लें, कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो स्वस्थ रहने में फ़ायदा करती है, कुछ ऐसे मसाले हैं जो भारतीय पद्धति में है। मिला करके इन टोटल हम यदि इसको पालन करते हैं, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, योग करें, तो ये मिला करके हम यदि कुछ करते हैं तो हमारी जनरल इम्यूनिटी ठीक रहेगी। तो ठीक रहती है तो हमारा एक जनरल रेजिस्टेंस है। जैसे दरवाजे के बाहर एक गार्ड खड़ा है तो वो तय करता है किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना है। इस तरीके सिंपल चीज़, कहने में सिंपल है, इतना सिंपल नहीं है ये। और दूसरा है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी तो जो वैक्सीन का काम हो रहा है, आपने मेंशन भी किया कि कोविड-19 के वैक्सीन खोजी जा रही है, अपने देश में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। उसका जो एम्पावर टास्क फोर्स है उसमें मैं भी मेंबर हूँ, और बहुत सारे अपने स्टार्टअप से लेकर के अपने बड़े बड़े संस्थान भारत में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारत इसमें एक लीडर के रूप में उभरेगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी आपने रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो बात की है, इसको लेकर हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये अपील की है कि सब लोग आयुष मंत्रालय के जो सुझाव हैं उनका पालन करें। कई गाइडलाइंस आपने वेबसाइट पर भी डाली हैं, अलग अलग मंचों पर उनकी पब्लिसिटी भी की जा रही है, और एक तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारे दादी नानी के नुस्खों की तरह है। ये बिल्कुल इतना सिंपल है। मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 मार्च को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया स्टेक होल्डर्स के साथ, आयुष के स्टेक होल्डर्स के साथ। उससे पहले हमने स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी से बात करी थी और एक गाइडलाइन भी जारी करी थी कि इससे कैसे बच सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, इस तरीके की। प्रधानमंत्री जी ने सबसे बात करी, उसमें उन्होंने 3 चीज़ें कही। मतलब एक प्रकार से उन्होंने सेक्टर का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आपके वहाँ बहुत सारे लोग ज़बरदस्त क्लेम करते हैं, हमने खोज लिया, और जबकि इसके बारे में अभी लोगों को पता नहीं, कैसे आप ये दावा कर सकते हैं हमने इसका इलाज खोज लिया, विच इज़ वेरी मच लॉजिकल। दूसरा उन्होंने कहा कि आप इस पर सीरियस काम करें, एविडेंस जनरेट करें। उन्होंने सेक्टर को कहा कि आप बड़े बड़े जो वैज्ञानिक संस्थान अपने देश के, उनके साथ मिल करके CSIR, उन्होंने नाम भी लिया, CSIR, DBT, ICMR, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करके आपको एविडेंस जनरेट करने चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा। और तीसरा उन्होंने कहा कि आप एक सेक्टर के रूप में आपके पास इतना सारा ह्यूमन रिसोर्स है, आप इसको इस काम में लगाइए। 3 बातें कही उन्होंने। हमने इसको बहुत गंभीरता से लिया। इमीडिएटली हमने क्या किया, जैसे आपने इम्यूनिटी प्रमोशन का बताया, तो हमने एक इम्यूनिटी प्रमोशन की गाइडलाइन बनाई, जो आपने भी कहा कि ऐसा लगता है कि जब दादी नानी के नुस्खे हैं, लेकिन आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि ये सभी जो हमने जो बताया, विच इज़ ए सेल्फ केयर गाइडलाइन, जिसमें आपको चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है, घर में ही कर सकते हैं। इस सभी के पीछे लगभग 50 जितने पब्लिकेशंस का बैकअप है, मतलब ये सबके ऊपर प्रमाण है। तो ये दादी नानी के नुस्खे जैसा भी है, जिसमें शास्त्र भी है, शास्त्र के साथ साथ उसके प्रमाण भी है कि ऐसा करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनोमॉड्यूलेशन एक्टिविटी है, कोई भी ले ले, आप हल्दी ले ले, सौंठ ले ले, तुलसी ले ले, गर्म पानी, या हमने हल्दी वाला दूध बताया, च्यवनप्राश बताया, ऐसी चीज़ें छोटी छोटी। एंड नाउ इट इज़ ऑल इन पब्लिक डोमेन।
मुझे बताया गया MyGov प्लेटफॉर्म पर ये इसका वीडियो रखा गया था और 24 घंटे में इसको 25 मिलियन लोगों ने देखा। दिस इज द काइंड ऑफ द पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। जी, MyGov के कोरोना डेस्क पर लगातार ये वीडियोस आते भी रहते हैं और लगातार लोग उनको देखते भी रहते हैं। लेकिन राजेश जी, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जैसा आपने कहा कि बहुत सारे दावे किए गए हैं जिन पर शोध या जिनको वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित करने की कोशिशें जारी हैं। साथ ही में सोशल मीडिया पर खास तौर पर बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, कोविड-19 के संक्रमित मरीज जो अब ठीक हो चुके हैं और वो भी ये दावे कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने उदाहरण के तौर पर कुंजल क्रिया की तो इससे उनको फायदा हुआ, या फिर उन्होंने तमाम अन्य आयुर्वेदिक या अन्य उपचार अपनाए जिससे उनको फायदा हुआ। इन दावों को कितनी गंभीरता से लिया जाना जरूरी है? इसके लिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको मूल बात यह है कि इसके पीछे में वैज्ञानिक रूप से इसको देखना चाहिए। ये मूल बात है। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है वो कई बार विज्ञान नहीं होता। जैसे हम सबको पता है कि 80% से ज़्यादा लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कुछ नहीं करेंगे तो भी ठीक हो जाएंगे। दैट ऑल ऑफ अस नो। बाकी 20% में से सिर्फ ऐसे बहुत कम प्रतिशत है जिनको कुछ चिकित्सा की आवश्यकता पड़ेगी, उनको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ICU में जाएंगे, या वेंटिलेटर्स में जाने का तो 1% है। तो 80% लोग जो कुछ भी करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। तो इसको विज्ञान के आधार पर प्रमाणित करना चाहिए। तो हमने इसके लिए 3 प्रकार के काम हाथ में लिए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये कि वी आर इनिशिएटिंग ए लार्ज स्केल पॉपुलेशन बिहेवियल स्टडी। लार्ज स्केल का मतलब आपको आंकड़े जानकर के आश्चर्य होगा कि हम चाहते हैं कि इसको हम 50 लाख लोगों पर करें, और वो उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन भी अभी लॉन्च कर दी है। एप्लीकेशन रिफाइन हो रही है, बीटा वर्जन इज़ अवेलेबल। उसका नाम है आयुष संजीवनी। तो आयुष संजीवनी एप्लीकेशन जो है उस पर लोग जा सकते हैं। हम उनको सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि आपने ये इम्यूनिटी गाइडलाइन यदि आपने इसको करी तो आपका क्या अनुभव रहा, या अदर देन दैट आप कुछ कर रहे हैं, कुछ होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं क्या, या कुछ आप यूनानी ले रहे हैं, या और कुछ भी कर रहे हैं, तो इसको आप हमें बताइए। और हम इसको फॉलो करके 3 सप्ताह के बाद उनसे हम फिर से बात करना चाहते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये इंटरवेंशन के बाद जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया उसमें से कितने लोग स्वस्थ रहे, उनको कुछ नहीं हुआ, या उनको यदि इन्फेक्शन हुआ भी या हॉटस्पॉट में थे उनको कुछ नहीं हुआ, लाइक दैट। तो ये जब आप इस प्रकार का स्टडी करते हैं, जब सैम्पल साइज इज़ टू बिग, तो उसके पीछे विज्ञान होता है। आप उसमें स्टेटिस्टिकल प्रिंसिपल्स लगा सकते हैं, बायोस्टेटिस्टिक्स निकाल करके, वो डाटा माइनिंग करके बहुत सारे आप शोध इन्फरेंस निकाल सकते हैं। दिस इज़ वन पार्ट। सेकंड पार्ट इज़ कि आपको जानकारी हो कि बहुत सारे स्टेट्स ऑन बोर्ड है हमारे, हम मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स पूरे देश में फैले हुए हैं, हमारे रिसर्च काउंसिल्स के लेबोरेटरीज एंड हॉस्पिटल्स पूरे देश में है। तो वी हैव प्रेजेंस ऑल ओवर द कंट्री इन ऑल स्टेट्स। तो हमने क्या किया है कि स्टेट्स के साथ काम करके हमने प्रोफाइलिक्स स्टडी प्लान किया है। प्रोफाइलिक्स स्टडी का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव नहीं है लेकिन हॉटस्पॉट में है, वल्नरेबल है, पॉपुलेशन हुई इज़ एट रिस्क, पुलिस पर्सनल है, वॉलंटियर्स है, कोरोना वॉरियर्स है, या क्वारंटाइन में जो लोग हैं, आइसोलेशन में है, जो पॉजिटिव नहीं है बट दे आर इन कॉन्टैक्ट, दे वेर इन कॉन्टैक्ट विथ पॉजिटिव पर्सनस। तो उनके लिए हमने प्लान किया है लार्ज स्केल स्टडीज़ ऑफ डिफरेंट इंटरवेंशंस, आयुर्वेद का, होम्योपैथी का, यूनानी का, सिद्धा का, एंड इन डिफरेंट प्लेसेस इन लार्ज सैंपल साइज। हम क्या देखना चाहते हैं, इट इज़ ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑब्जर्वेशन स्टडी, और उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि हमने इंटरवेंशन किया तो उसमें से कितने लोग पॉजिटिव निकले, वो एज़ कम्पेयर टू द कंट्रोल पॉपुलेशन, या पॉजिटिव निकले तो कितने लोग जल्दी ठीक हो गए, उनका हॉस्पिटल का टाइम, नेगेटिव होने तक का टाइम में कुछ कमी आई क्या। मैंने यही कहा शुरू में कि कोई इलाज खोजने का मतलब आप वायरस को मारने वाली दवाई खुद दे, ऐसा नहीं है। यू कैन प्रोवाइड सॉल्यूशंस एट ए डिफरेंट लेवल। तो ये सॉल्यूशन हम विजुअलाइज कर रहे हैं, हमें पता है बेस्ड ऑन अवर विजडम इसमें हम काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ये स्टडी शुरू हो गए और इसका सैंपल साइज भी हमने तय कर रखा है, नॉट लेस देन 100,000, 1 लाख से ज़्यादा कम नहीं। हमने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के काम शुरू किया है, आयु रक्षा। आप जानते हैं दिल्ली में हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, दिल्ली पुलिस के 80,000 जवान हैं, हमने उनको आयु रक्षा करके एक पैकेज औषधि देना शुरू किया है। वी वॉन्ट टू सी इट इज़ ए सर्विस ऑल्सो फॉर द कोरोना वॉरियर्स। वो फ्रंट पर लड़ रहे हैं, उनको रक्षा करने में हम कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं। साथ साथ में हम ये सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करेंगे सो दैट वी कैन इन्फर, हम इसमें से कुछ विज्ञान निकाल सके कि इसमें हम क्या, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक आधार इन पद्धतियों को देने के लिए, और खासतौर पर कोविड-19 के संक्रमण से जो जंग लड़ी जा रही है उसमें एक वैज्ञानिक आधार पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसके आधार पर कई
परिणाम सामने आ सकते हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे राजेश जी से कि फेक न्यूज़ और खास तौर पर आयुष से जुड़ी फेक न्यूज़ को लेकर क्या कुछ कर रहा है मंत्रालय, क्योंकि एक बड़ी समस्या है जिसके लिए स्पष्टीकरण लगातार विभिन्न मंचों पर दिए जाते रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खास मुलाकात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ आज खास मुलाकात में है आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी। राजेश जी, फेक न्यूज़ सभी मंत्रालयों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। कोविड-19 के मामले में जब हम बात करते हैं, तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया पर आती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर आयुष से जुड़ी बात करें तो कहा जाता है कि अगर आप लहसुन बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो आप इस वायरस को मार सकते हैं, इत्यादि ऐसे तमाम चीज़ें हैं। आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये, कैसे आप लोग इससे डील कर रहे हैं? बहुत बड़ा चैलेंज है, हम लोगों की समस्या भी है, लेकिन हमने इसको इस तरीके से डील करने का प्रयत्न किया है जो काफ़ी हद तक सफल है। हमने क्या किया है कि एक स्टेट्स के लिए हमने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि इस प्रकार के जो भी लोग फेक क्लेम करते हैं और इस प्रकार के क्लेम करते हैं तो पनिशेबल ऑफेंस है ये, इसके सामने FIR होनी चाहिए। जो होम मिनिस्ट्री ने जो नेशनल डिजास्टर एक्ट जो लागू किया है उसके अंतर्गत ये फेक न्यूज़ भी है। हमने उसका स्पष्टीकरण भेजा है और साथ में ASCI और बाकी एजेंसीज को ऑन बोर्ड लिया है। तो क्या होता है कि कोई भी फेक न्यूज़ है या एडवर्टाइजमेंट ऐसा कुछ है तो हमारे ध्यान में आता है, हम इमीडिएटली उसको टेकअप करते हैं और PIB का भी फेक न्यूज़ का जो मैकेनिज्म उनके साथ मिलकर काम करते हैं। एंड हम उसको लगातार, हमने एक सेल बनाया मिनिस्ट्री में जो उसको लगातार डील करें और वास्तव में एक समस्या है। और खास तौर पे आयुष से जुड़े मुद्दा एक ये भी बन जाता है कि जिन चीज़ों की बात की जा रही है वो हमारे घर में आसपास आसानी से उपलब्ध जैसे आपने लहसुन का उदाहरण दिया जी। तो लहसुन के बारे में हमारी एडवाइजरी में भी लहसुन है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम वायरस को मार देंगे। हमने ये कहा कि लहसुन लेंगे, उपयोग करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, विच इज़ वेरी ऑथेंटिक। लेकिन लहसुन खाने से वायरस मर जाएगा ऐसा अभी तो कैसे कह सकते हैं? और वैसे भी ये भी मान सकते हैं कि खासतौर पे आयुर्वेद में जैसे हम बात करते हैं, मात्रा बड़ी जरूरी होती है। किस तापमान पे आप लेते हैं, ठंडे या गर्म के साथ तो तासीर बदल जाती है। और खासतौर पे जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, उन सबके लिए सावधानी बरतनी जरूरी है। वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा जान। जी जी जी, निश्चित रूप से। इसमें क्या है ना, देखो जैसे मैंने आपको शुरू से ही कहा कि हम एज ए मंत्रालय हमारा काम क्या है कि हम चीज़ों को उसके सही रूप में रखें, इसलिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे आपने हमारा सोशल मीडिया पे अकाउंट भी देखा होगा, आवर फॉलोअर्स हैव ग्रोन बाय 3 times इन लास्ट 1 month, 3 गुना हुआ। ये मुझे लग रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने हमारे जो ये इम्यूनिटी प्रमोशन गाइडलाइंस को उन्होंने रिट्वीट किया। फिर 8 लैंग्वेजेस में, विश्व की 8 लैंग्वेज उसका ट्रांसलेशन हुआ, पूरे विश्व में गया वो। फिर अभी मन की बात में पिछले रविवार को माननीय प्रधानमंत्री जी इसको रीइटरेट किया, तो उसके कारण पीपल आर क्यूरियस। मैं आपको उदाहरण दूँ, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम उद्बोधन में 13 मार्च को जब ये कहा, उसके इमीडिएट बाद हमारी वेबसाइट क्रैश हो गई बिकॉज इट वॉज फ्लडेड विथ लॉट ऑफ विजिटेशन। तो हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास है। हम इसको क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये रिसर्च वगैरह कर, उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाया। मैंने बताया कि 3600 जितने हमारे पास प्रस्ताव आए तो उसको फिल्टर करने का मैकेनिज्म बनाया। हमारे रिसर्च काउंसिल्स को कहा कि आप इसको स्क्रीन करिए, उसमें से जो सीरियस प्रस्ताव उनसे बात करिए, उनसे बात करके उसको विज्ञान के बेस पर आप एम्पिरिकल एविडेंसेस है क्या नहीं वो चेक करिए, वो फिर आगे बढ़ाने के लिए आप हमें बताइए। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने एक इंटरडिसिप्लिनरी टास्क फोर्स बनाया जिसके चेयरमैन UGC के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर भूषण पटवर्धन इज द चेयरमैन ऑफ दिस टास्क फोर्स। एंड उसमें देश भर से श्रेष्ठ विद्वान जो वैज्ञानिक, वो सिर्फ आयुष के नहीं, आयुष के भी और बाकी अलग अलग बेसिक साइंस, इवन ICMR के, CSIR के, DBT के लोग उसमें हैं। एंड दे आर सिटिंग टुगेदर एंड दे आर एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़। उसकी पॉसिबिलिटी में आपको मैं बहुत अच्छी बात करना चाहता हूँ। CSIR के साथ मिल करके हमने 4 कैंडिडेट फाइनलाइज किए हैं जिसके बारे में बहुत सारे एविडेंसेस अवेलेबल है। आइदर देयर
इम्यूनोमोटिव एक्टिविटी और प्रोफाइलेक्सिस। और ऐसे 4 कैंडिडेट में एक अश्वगंधा है, एक यष्टि मधु है जिसको मुलेठी बोलते हैं, एक गिलोय है, गुडुचि है, एक हमारे एक रिसर्च प्रोडक्ट है आयुष 64। तो ये चारों पर हम बहुत सीरियस काम हम शुरू कर रहे हैं। हमने बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस से बात करी है एंड वी आर डूइंग इन ए 2 वे, आइदर एज एन एड ऑन थेरेपी कि जैसे उनका स्टैंडर्ड मैनेजमेंट चल रहा है लेकिन उसमें साथ में ऐड करना ये मॉडलिटीज वन ऑफ दिस, या प्रोफाइलेक्सिस के रूप में सीरियस स्टडी एज ए कंट्रोल ट्रायल। तो कंट्रोल ट्रायल आप इसको समझते हैं, कंट्रोल ट्रायल के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इट हैज़ ए लॉट ऑफ प्रिकॉशंस एंड लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग डन। तो हम क्या चाहते हैं कि हम ये कोविड क्राइसिस में हम हेल्प भी करें और साथ में इसके बेसिस पर हम बहुत सारे एविडेंसेस भी जनरेट करें। तो विज्ञान को साथ में लाने से हमें बहुत लाभ हुआ है। लाभ क्या हुआ है कि लोग जानते हैं कि हमने जो इम्यूनिटी एडवाइजरी जारी करी वो दादी नानी का नुस्खा तो दिख रही है लेकिन इसके पीछे विज्ञान है। उसको देश के श्रेष्ठ वैद्यों ने इसको एंडोर्स किया है कि यस ये। और ये जो बात लगातार कही जाती रही है कि हालांकि एलोपैथी का वर्चस्व देखते हुए कहा जाता है कि आयुर्वेद और ये तमाम पद्धतियाँ तो सदियों से इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इनके वैज्ञानिक प्रामाणिकता की बात की जाती है तो ये महसूस किया जाता है कि इनको आजकल के वैज्ञानिक मापदंडों पर प्रमाणित करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन लगता है कि जिस सोच से आप आगे बढ़ रहे हैं उससे संभव हो पाएगा। राजेश जी, यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जो पहल की जा रही है आयुष मंत्रालय के द्वारा, चाहे हम वो आरोग्य दूत की बात करें या फिर टेलीमेडिसिन, क्योंकि ये जानते हैं हम कि टेलीमेडिसिन के जरिए एम्स में भी शुरू किया गया, टेलीमेडिसिन के जरिए लोगों तक डॉक्टरी सहायता फोन लाइंस के जरिए पहुंचाई जा रही है, लेकिन आयुष मंत्रालय इन पद्धतियों की जानकारी भी लोगों तक इनके जरिए पहुंचा रहा है। लोग कितना फायदा उठा रहे हैं? कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हमने टेलीमेडिसिन शुरू किया है, तो उसमें आयुर्वेद और होम्योपैथी अभी आपको उपलब्ध है। और हमने शुरू किया तो पहले दिन में हमारे पास इसके लिए 2000 लोगों ने, 2000 से ज़्यादा लोगों ने इसकी सेवा ली। तो हम इसको बढ़ा रहे हैं। कल ही मेरे पास कॉमन सर्विस सेंटर्स के तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि अभी हमें 500 चिकित्सक चाहिए बिकॉज दिस सच ऑफ डिमांड। दिस इज़ वन वर्टिकल। अनदर वर्टिकल इज़ कि हमने हमारे चिकित्सकों के लिए हमारी जो काउंसिल से रिसर्च का रेगुलेटरी काउंसिल है CCIM और CCH, उनके माध्यम से हमने टेलीमेडिसिन की गाइडलाइन जारी करी कि कोई चिकित्सक ये टेलीमेडिसिन के माध्यम से सेवा देना चाहते हैं तो व्हाट शुड बी डन, वो हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया है। ये दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष क्या है कि अभी इस माहौल में औषधियों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मतलब अभी बहुत सारा इसकी डिमांड, जैसे एक उदाहरण दूँ, अश्वगंधा की एक्सपोर्ट है वो पिछले 1 महीने में 5 गुना हुई है, काइंड ऑफ दैट। सो देयर इज़ ए ह्यूज डिमांड। च्यवनप्राश बाजार में मिल नहीं रहा, तो हमने उसके सप्लाई चेन मैनेजमेंट की व्यवस्था करी है। दिस इज अनदर वर्टिकल। स्वास्थ्य विज्ञान जो है वो एलोपैथी आयुर्वेद कुछ नहीं होता, होम्योपैथी स्वास्थ्य होता है। और इसके पीछे जो भी शोध होते हैं ये एलोपैथी वाले या आयुर्वेद वाले या यूनानी वाले नहीं करते। दीज रिसर्चेज आर डन एंड वेरीफाइड एंड हेल्प बाय बेसिक साइंस पीपल। तो बेसिक साइंस का जो रोल है इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये हम सब लोगों को समझना चाहिए कि स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य को ऐसे बाड़े में न बांध करके हम यदि बड़ा सोचते हैं तो बड़ा काम कर लेते हैं। जी, अभी आपने सप्लाई चेन्स की बात की और जब आजकल के दौर में जब हम हर्बल वर्ड को बड़ा कॉमनली इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में हर्बल सैनिटाइजर्स की तरफ भी लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। हालांकि इनकी उपलब्धता को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। क्या कोई व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है कि लोगों तक आसानी से मुहैया हो सके, क्योंकि ये नुकसानदायक नहीं होते? हमने क्या किया है कि देखो, हमने सभी स्टेट्स को सेंसिटाइज किया है। हमने इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी निकाला है मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो आयुर्वेद की या आयुष की फार्मेसीज़ है, वी हैव मोर देन 9500 फार्मेसीज अक्रॉस द कंट्री। तो हमने स्टेट्स को कहा है कि आप इनको फास्ट ट्रैक पर सैनिटाइजर का लाइसेंस दीजिए, और वो हुआ है। तो आप बाज़ार में देखेंगे सैनिटाइजर्स में लगभग 20% कंट्रीब्यूशन हर्बल सैनिटाइजर्स का है। उसके हर्बल सैनिटाइजर्स की विशेषता क्या है कि उसके अंदर वो जो एक्सट्रैक्ट्स डालते हैं, जैसे कुछ लोग तुलसी का डालते हैं या टी ट्री एक्सट्रैक्ट डालते हैं या अलग अलग एरोमेटिक प्लांट्स का डालते हैं, उससे एक तो ऑफ कोर्स इसका सुगंध अच्छी होती है, बट इट एड्स द वैल्यू टू इट, और उसका परिणाम ज़्यादा होता है, उसका साइड इफेक्ट कम होता है। ये होता है। तो सैनिटाइजर के मामले में हमने ये काम किया है। राजेश जी, आप खुद एक वैद्य हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं आप, ग्लोबल आयुर्वेदिक फिजिशियन का अवार्ड मिल चुका है आपको, यानी काफ़ी लंबा अनुभव है आपका आयुर्वेद के क्षेत्र में, कई किताबें आप लिख चुके हैं। ऐसे में आजकल के इस दौर में आपकी अपनी दिनचर्या भी किसी तरीके से बदली है या कैसी रहती है ये दिनचर्या? मैं यदि आयुर्वेद का वैद्य हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जिसकी बात करूँ उसको मैं अपने जीवन में भी डालूँ।
तो मैं आयुर्वेद में जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या, उसके जो सिद्धांत है सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैथमेटिकल भी नहीं है, उसको मैं पालन करता हूँ। तो मेरा व्यायाम या बाकी जो निद्रा, व्यायाम, योग वगैरह वो मैं रेगुलरली करता हूँ निश्चित रूप से, और वर्षों से करता हूँ, और मुझे उसका लाभ भी मिलता है कि मैं कभी, बहुत मुझे याद भी नहीं मैं कब बीमार पड़ा। तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, इट एड्स वैल्यू टू माय थॉट प्रोसेस कि मैं यदि आयुर्वेद का वैद्य हूँ, यदि मैं जिसके बारे में मेरे पास ये भारत सरकार के सचिव के रूप में जो काम है, जिन विज्ञानों के बारे में काम करने का मेरे पास एक्सपेक्टेशन है, तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के कारण आई एम कन्विंस्ड कि हाँ ये काम करती है, ये चीज़ें जो है ये काम करती है, इसलिए कन्विक्शन बढ़ जाता है, इसलिए कमिटमेंट भी बढ़ जाता है, वो काम में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है। जी, और चलते चलते आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, आपके वैद्य के तौर पर जो अनुभव है उसी से जुड़ा हुआ है ये सवाल कि बहुत आसान या सरल तरीका क्या हो सकता है आजकल के दिनों में जो लोगों को अपने दिनचर्या में जिसको शामिल करना चाहिए? सबसे श्रेष्ठ क्या है कि ये जो आयुष मिनिस्ट्री की जो एडवाइजरी है उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो हमने बताई। एक तो मुंह, ये नाक के पास तेल लगाएं जैसे हाथ धो करके, और घी या तेल लगाएं, एंड देर आर लॉट ऑफ स्टडीज अवेलेबल कि penetration of foreign body including viruses and bacteria and particles becomes less possible when we apply some oil media. ये एक बहुत सिंपल सी बात है, anybody can do it. दूसरा हमने हल्दी वाला दूध बताया है। तीसरा वो काढ़ा बताया है जो जिसमें दालचीनी और तुलसी ऐसी चीज़ें हैं, सौंठ और, है ना, वो कर सकते हैं, वो करना चाहिए। दिनचर्या में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे भी हो व्यायाम के लिए समय निकालना चाहिए, आपको जैसे जो समझ में आए। हमारा आयुर्वेद में तो प्रकृति की भी बात करते हैं, उसका ज्ञान जरूरी नहीं है, लेकिन जो समझ में आए ऐसा 1 घंटे का कोई व्यायाम करना चाहिए, इसमें कुछ योगाभ्यास भी मिला देना चाहिए, समय पर ताज़ा भोजन करना चाहिए और निद्रा पूरी करनी चाहिए, ये इतना सिंपल है, और गुनगुना पानी पीना चाहिए। दीज आर दी सिंपल रेमेडीज़, नॉन कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें मैथमेटिक्स बहुत नहीं कि 11 बजे 1 ग्लास जूस ले लो और फिर 12 बजे 4 बादाम खा लो, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ मोर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी बात सुनकर इनको ज़रूर अपनाएंगे, और वैसे भी प्रधानमंत्री जी खुद ये बात कहते रहे हैं कि आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।